एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर ना मैं वापस से आ चुकी हूँ और फिर लेके आई हूँ वही मिडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न और एंशियंट तो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो अब तो मिडाइवल ही बचा है, तो वही मैं लेके आई हूँ। और ये कंप्लीट होने के बाद ना मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई पे लगाया जाता था सर्व कर। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स एवं जाकात। धार्मिक नियमों के विद्वान से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर जो सर्व होता था वो भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। किससे था? राज्य कानून से। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। हदीस है एक, हदीस जो है एक वो इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों की मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है, फवाजिल का जो अर्थ होता है वो होता है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशियाँ, कृषकों की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैं बता दी। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आस है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशियों से है। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से दाम, जीतल, रुपया, टांका। इसका राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टांका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी या टांका, तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टांका एवं जीतल का अनुपात 1:48 यानी कि 48 का था। निम्न में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टांका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के सिक्के टांका, संशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी एवं तांबे के। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया? तो 12वीं शताब्दी से। कब से? 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो कहाँ पे? अलाई दरवाजा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण कार्य करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई।
जो आज विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो वो हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था तो वो हो जाएगा बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही एलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो वो हो जाएगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। इसका राइट आंसर 3124 होगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे तो वो हो जाएगा अत्रि कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो वो हो जाएगा राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा अजमेर कुब्बतुल इस्लाम। प्रश्न में दिए गए स्थापत्य और उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन निम्न अनुसार है। दिल्ली कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर अट्टाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जामा मस्जिद। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा अल-बिरूनी। क्या नाम था? अल-बिरूनी। किताब उल हिंद की रचना अल-बिरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बिरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो वो हुआ था एटा में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाला या पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती-ए-हिंद कहा है। नेक्स्ट है तूती-ए-हिंद। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो वो हो जाएगा पटियाला में, यानी कि पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो वो है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो वो हो जाएगा खड़ी बोली। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी विषय जिसे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास के अग्रगामी भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वो अमीर खुसरो ने ही देखा था। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो वो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे थे? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किससे शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासनकाल से? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक डैश थे, तो क्या थे वो? इतिहासकार, कवि,
संगीतज्ञ और कवि भी थे। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूती हिंद का उपनाम दिया गया। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अर्थ अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो वो हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक एक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो का स्वयं कहता था, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो। फारसी प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। इनमें से कौन से सही है? इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी सही होगा। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो वो हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रावल्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी का भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी, किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। किताब उल हिंद की रचना अल-बिरूनी ने की। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इनका सही कालक्रम है किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी, फतवा ए जहांदारी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो हो जाएगा फारसी भाषा। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। लोक प्रयोग में संस्कृत विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसैनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। जियाउद्दीन बरनी के फारसी में तारीख फिरोज शाही की रचना की थी जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था कि वह खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा है।
याया बिन अहमद सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारिक ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिर की रचना की थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ताजुल मासिर, खजाइन उल फुतूह, तारिक मुबारक शाही और फतवा जहांदारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है ताजुल मासिर वो हो जाएगा हसन निजामी, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, तारिक मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन वर्णी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तारिक फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो शम्स-ए सिराज अफीफ, जियाउद्दीन वर्णी दोनों। नेक्स्ट है तारिक फिरोज शाही, शम्स-ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन वर्णी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रेहला तबकात नासिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रेहला इब्न बतूता, तबकात नासिर मिनहाज। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक जो कि इब्न मिशकाविया, कुंजुल तिजार बैलक अल कवायाकी, जमामिल हिकायत हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक लेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था तो वो हो जाएगा अमीर हसन सिजजी ने। अमीर हसन अल सिजजी फवाद अल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पार्शियन रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ तथा साजगरी आदि को जन्म दिया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया तो हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम जो हो जाएगा अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? पंडित भाव भट्ट, उस्ताद चांद खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल जो कि रागमाला। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने, राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका। इसका राइट आंसर कूट में देखा जाए तो ऑप्शन ए था। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। दिल्ली का वह सुल्तान जिससे अपने संस्मरण लिखे थे तो वो जगह फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंशीय शासक फिरोज तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करना चाहता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्कों ने। किसने किया? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु भी हुई थी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजधानी में आर्थिक मामले की देखभाल के लिए दीवानी रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्योहार नवरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेजी सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।